Hello dear students, welcome to the OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का जो एक नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो कि है 9th क्लास CBSE के लिए MP बोर्ड और ICSE बोर्ड भी इसको देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स, अभी तक 9th क्लास स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सोशल साइंस में 3 अलग अलग वैरायटी के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे। एक पढ़ा था आपने हिस्ट्री, एक पढ़ा था आपने सिविक्स जिसको अपन पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, और एक पढ़ा था आपने ज्योग्राफी। अब आप 9th में पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, यानी 4th ब्रांच, सोशल साइंस की 4th ब्रांच, जिसमें इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स होता क्या है? जैसे हिस्ट्री तो आपको पता है क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो भी अपने भारत का या अपने पूरे विश्व का या अपने पूरे वर्ल्ड का, अपनी कंट्री का, अपनी स्टेट का जो भी इतिहास है, जो भी हिस्ट्री है, जो पास्ट में हो चुका है, अब उस बेसिस पे उसके पूरे इवेंट्स पढ़ते हो, आप ओरिजिन के बारे में पढ़ते हो कि किस चीज़ की कैसे स्टार्ट हुई, इसको अपन हिस्ट्री बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप ये समझते हो कि अपना गवर्नमेंट या अपना देश रन कैसे करता है, अपना पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, जुडिशियल सिस्टम कैसा है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम कैसा है, लेजिस्लेटिव सिस्टम कैसा है अपने इंडिया का, अपन वो समझते हैं। या पूरे वर्ल्ड के बारे में अपन बात करें, या डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। ज्योग्राफी में अपन रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, लैंड के बारे में बात करते हैं, अपन सॉइल के बारे में बात करते हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अपन को इकोनॉमिक्स के बारे में समझना है। आप लोग सब जानते हो, चाहे एक परिवार चलाने की मैं बात करूं या एक देश चलाने की बात करूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मनी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? पैसा। मनी ऑटोमेटिकली किसी के पास भी नहीं होती। जैसे आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ काम करते हैं ताकि मंथली इनकम जनरेट हो सके, ताकि घर में पैसे आ सके, वैसे ही अपने देश में भी जितना भी पैसा है वो ऑटोमेटिकली पहले से नहीं पड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ हमें ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं कि किस तरीके से देश में लगातार पैसा जनरेट हो सके, या अपन कह सकते हैं कि देश में लगातार पैसा आ सके। तो ये एक तरीके से तो आता नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अब ये जितने भी सारे तरीके हैं जिससे अपने देश की अपन मेंटेन करके रखते हैं कि कैसे अपना देश पैसा अर्न कर रहे हैं, कैसे मनी अर्न कर रहे हैं, कैसे इनकम अर्न हो रही है, कैसे अपन उस इनकम का इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने देश के अंदर मनी जनरेट होती है, उसी के बेसिस पे पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत डीप सब्जेक्ट है, उसको अपन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आपकी 9th क्लास से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है। इकोनॉमिक्स आपको 9th में भी मिलेगी, 10th में भी मिलेगी। आप जब 10th पास करके 11th में जाओगे, अगर उसमें आपका कॉमर्स सब्जेक्ट होता है तो उसमें एक अलग से स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स विदाउट आप यहाँ पे आपका देखो 9th में इकोनॉमिक्स सोशल स्टडीज़ के अंदर है, 10th में आपको इकोनॉमिक्स सोशल स्टडीज़ के अंदर है। बट अब अगर कॉमर्स लेते हो आप 11th में, तो उसमें तो एक सिर्फ सेपरेट इकोनॉमिक्स एक अकेला सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स करता क्या है? ये 4 साल में इकोनॉमिक्स आपकी एबिलिटी क्रिएट करेगा कि आप समझ सको कि हमारे देश में ऐसे क्या क्या सोर्सेस है जिससे हम इनकम जनरेट करते हैं। साथ ही साथ अपने देश में ऐसा क्या होता है जो अपन उस इनकम का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और उस इनकम को इस्तेमाल करने के साथ साथ उस इनकम से और इनकम कैसे जनरेट करते हैं, उसी बारे में पूरी इकोनॉमिक्स है। यानी इन शॉर्ट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि अपने देश की प्रोडक्शन कंडीशन कैसी है। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन यानी उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग। अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कितनी होती है? मैन्युफैक्चरिंग इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी सोर्स ऑफ इनकम है। अपने देश में फार्मिंग कैसे होती है? फार्मिंग भी सोर्स ऑफ इनकम है। यानी अपने देश की जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम है उसको अपन अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो वो डिटेल में जितने भी अपन ये सारे सोर्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे अपने देश के, उसको अपन इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। देखो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी अपन क्या बोलते हैं? वो सारे सोर्सेज को। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और इकोनॉमी अपन किसको बोलते हैं? इकोनॉमी अपन वो सारे सोर्सेज को बोलते हैं जिससे अपन इनकम जनरेट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम इकोनॉमी है और सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। तो अब यही मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा कि इकोनॉमिक्स अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों एक नया सब्जेक्ट अपनी सोशल साइंस के अंदर एंटर हो चुका है। तो इस सोशल साइंस के चैप्टर में, इस सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ सबसे पहले। तो द स्टोरी ऑफ विलेज
पालमपुर चैप्टर का नाम है। सबसे पहले मैं आपको पालमपुर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो पालमपुर है, पालमपुर एक हिपोथेटिकल विलेज है। अब ये हिपोथेटिकल विलेज क्या होता है? देखो, मैं आपसे पूछूं वेयर इज़ पालमपुर, आप मेरे को इसका जवाब दोगे? आप गूगल पे सर्च करके देखोगे, आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च कर सकते हो कि पालमपुर विलेज कहाँ है। एक्चुअली अगर ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है कि वेयर इज़ पालमपुर विलेज, तो आपको लिखना है इट इज़ अ हिपोथेटिकल विलेज। हिपोथेटिकल विलेज मतलब ये एक इमेजिनरी, एक जो ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है ये एक इमेजिनरी विलेज है, एक इमेजिनरी एरिया। ये असल में अपने इंडिया में कोई ऐसी कोई जगह ही नहीं है जिसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। एक विलेज है पालमपुर, ये हिपोथेटिकल यानी इमेजिनरी विलेज है ये। अच्छा, ये पालमपुर का एग्जाम्पल क्यों लिया है? इस पालमपुर के एग्जाम्पल से आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे कि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, कहाँ से वो पैसा जनरेट करते हैं, कैसे वो अपने और जो पैसा वो कमाते हैं उसको वो खर्च कहाँ पे करते हैं, जिससे क्या होता है अपनी इकोनॉमी मेंटेन रहती है। इकोनॉमी मैंने फिर से ही बोल दिया कि अपने देश में जो लगातार पैसा जनरेट होता रहे उसी को अपन इकोनॉमी बोलते हैं, और उसके ऊपर जो सब्जेक्ट बने उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो पालमपुर एक हिपोथेटिकल विलेज है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वेयर इज़ पालमपुर, तो अपन क्या बोलेंगे? हिपोथेटिकल विलेज। तो पालमपुर के बारे में अपन पढ़ क्यों रहे हैं? तो ये देखो, पहला रीज़न लिखा हुआ है, टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है आप जानते हो ना? प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन। देखो, एक फ़र्क होता है, बिज़नेस दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं अपन प्रोडक्शन और दूसरे को अपन बोलते हैं एक को बोलते हैं अपन प्रोडक्शन और दूसरे को अपन बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर अपन ख़रीद कर बेचते हैं, जो आपके आसपास रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, वो ख़रीद कर बेचते हैं, उनको ट्रेडिंग बोलते हैं। और प्रोडक्शन यानी कुछ बनाकर बेचना। जैसे मैं आपको बोलूँ, आप कभी स्कूल टूर पे या किसी भी कारण आपने कोई ना कोई फैक्ट्री विजिट करी होगी जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं और वहाँ पे वो सामान बनाया जाता है, तो उसी को अपन प्रोडक्शन कहते हैं। और प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्टर होते हैं। तो इस पालमपुर जो पूरे विलेज अपन पूरा ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस पालमपुर विलेज की जो अपन पूरी कहानी पढ़ेंगे, तो आप ये समझ जाओगे कि प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अपन बेसिक प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फैक्टर होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन के लिए बेसिक किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और प्रोडक्शन अपनी इकोनॉमी के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होता है। देखो, इसके आगे मैंने क्या लिखा है, let us see how various resources are combined to produce desired goods। देखो, ये स्टेटमेंट में मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, एक आइसक्रीम बनाने के लिए, अगर घर में आप एक अपनी फेवरेट डिश बनाने के लिए जो भी डिश बनती है उसमें न जाने कितने वेरियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर मसालों की बात करूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, धनिया, ना जाने क्या क्या होता है, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरे को तो याद भी नहीं है क्योंकि मैं कुक भी नहीं करता। बट ऐसे उससे आप एक एग्जांपल रिलेट कर सकते हो, एक डिश बनाने के लिए ना जाने कितनी सारी चीज़ें आपको उसके अंदर डालनी पड़ती हैं। वैसे ही कोई भी एक सामान का जब अपन प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसके लिए वेरियस रिसोर्सेस लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं। तो इस चैप्टर में अपन यही समझेंगे कि अपन को किसी एक डिज़ायर्ड गुड्स को, मतलब एक चीज़ का प्रोडक्शन करने में कितने अलग अलग वेरियस रिसोर्सेज की अपन को ज़रूरत होती है। अपन को सामान प्रोडक्शन तो सिर्फ एक ही गुड का होता है, सामान तो सिर्फ अपन एक ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर उस एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए अपन को कितने सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और कितने सारे रिसोर्सेज को अपन कंबाइन करते हैं, ताकि अपन बहुत सारे रिसोर्सेज कंबाइन करके अपन सिर्फ एक ही गुड को प्रोड्यूस कर पाएंगे। साथ ही साथ गुड्स के अलावा सर्विसेज भी होती हैं जो अपन प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ मेरे दोस्त या कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सर्विसेज और गुड्स में इतना सा डिफरेंस होता है, जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ आपको, मेरा भी एक तरीके से प्रोडक्शन है। मेरा किस तरीके से प्रोडक्शन है, मैं टीचर हूँ और मैं है ना कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस करता हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर जो मेरे पास नॉलेज है वो नॉलेज स्टूडेंट्स तक ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी मैं भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो मेरा जो प्रोडक्शन है, आप क्या उस प्रोडक्शन को देख सकते हो? क्या आप उस प्रोडक्शन को छू सकते हो? नहीं छू सकते। तो मैं प्रोडक्शन तो कर रहा हूँ, पर मैं गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ। मैं किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा हूँ? मैं सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। बहुत जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक अपन एक और एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ आपको, तो आप कभी ना कभी इंश्योरेंस कंपनी या बैंक भी विज़िट करते होंगे। बैंक में भी आपको सर्विसेज दी जाती हैं।
आप किसी डॉक्टर के यहाँ भी विज़िट कर रहे हो की होगी, वहाँ पे भी एक सर्विस आपको दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है, नॉट गुड्स। क्योंकि यहाँ पे जो भी वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बदले आप पैसे दे रहे हो, वहाँ पे वो आपको गुड्स दिखेंगे नहीं, आप उसको छू नहीं सकते हो। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको साइकिल प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, जो आपको अलग अलग आपके लिए कॉपीज़ आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, आपके लिए पेन आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है, आप उसको देख भी सकते हो और आप उसको छू भी सकते हो। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बोलेंगे। देखो एक सिंपल सी चीज़ होती है, जब भी प्रोडक्शन टर्म यूज़ किया जाता है ना, तो उसको साथ में टर्म यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज पालमपुर। तो अपन को यही देखना है, जब भी अपन किसी एक गुड को प्रोड्यूस करते हैं या किसी एक सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कौन से अलग अलग वेरियस रिसोर्सेज लगते हैं अपन में। ठीक है, क्लियर है। अब अपन थोड़ा पालमपुर जो विलेज है, जो कि एक हिपोथेटिकल विलेज है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पालमपुर के बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं। पालमपुर क्या है, वेल कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड विलेज है। अब वेल कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? वेल कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर पालमपुर के लोग पालमपुर विलेज के साथ साथ किसी और जगह, किसी आसपास के विलेज भी बहुत आसानी से जा सकते हैं, या आसपास का कोई शहर हो गया, आसपास का टाउन हो गया, तो आसानी से जा सकते हैं, तो उसको अपन वेल कनेक्टेड बोलेंगे। जैसे भाई मैं अगर पालमपुर में रहता हूँ और मेरे पास में कोई छोटा सा विलेज है और मैं वहाँ जा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जाने के लिए पक्की सड़कें नहीं है, या रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा, बड़े सा कुछ समुद्र या नदी आ गई, या कोई रास्ता नहीं है मेरा वहाँ पे जाने के लिए, तो वेल कनेक्टेड नहीं कहलाएगा। तो पालमपुर के बारे में क्या कहा है, वेल कनेक्टेड विलेज है विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। नेबरिंग विलेजेस कौन से? एक रायगंज और एक शाहपुर। ये दोनों नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स हैं, जिससे क्या है, पालमपुर वेल कनेक्टेड है। और वो वेल कनेक्टेड किस तरीके से? रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। वहाँ पे रोड्स, पक्की सड़कें भी बनी हुई हैं और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यानी बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी या बसें, या इस तरीके से क्या है, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या है, पालमपुर वेल कनेक्टेड विलेज है विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। और वहाँ के उसके नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स किससे हैं? वो रायगंज और शाहपुर से। देखो रायगंज और शाहपुर पालमपुर विलेज के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखो एक छोटा सा जो विलेज होता है ना, वो अपना मार्केट खुद क्रिएट नहीं कर पाता। उसको जो सामान लगता है विलेज को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, उसको आसपास के टाउन से या आसपास के किसी बड़े विलेज से कुछ सामान लाना पड़ता है और अपने विलेज में बेचना पड़ता है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो किसी बड़े टाउन से या किसी बड़े विलेज से कनेक्टेड होगा। तो इसलिए क्या है, पालमपुर भी एक अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। अब थोड़ा है ना, प्रोडक्शन पढ़ने से पहले पालमपुर के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिपोथेटिकल विलेज है, तो इस हिपोथेटिकल यानी इमेजिनरी विलेज है, तो इसको अपन थोड़ा और अच्छे से समझ भी लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इमेजिन किया गया। देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्टेस। देखो पूरे पालमपुर विलेज में टोटल 450 फैमिली हैं, ठीक है। 450 में मैं पॉपुलेशन नहीं बोलूँ, मैं फैमिलीज़ की काउंटिंग बता रहा हूँ। एक फैमिली में 2 या 3 या 10 मेंबर भी हो सकते हैं। टोटल 450 फैमिली हैं, और 450 फैमिली किसी एक सिंगल कास्ट को बिलोंग नहीं करती, अलग अलग कास्ट हैं वहाँ पे। जिसमें से अब इस 450 में से 80 अपर कास्ट फैमिली हैं, ठीक है। और ये जो लाइन लिखी है ना, होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ लैंड, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना। देखो पालमपुर में स्टूडेंट्स 450 फैमिली है, और 450 फैमिली में से 80 फैमिली अपर कास्ट फैमिली है। अपर कास्ट अपन इसलिए भी बोल सकते हैं, हो सकता है वो थोड़े रिच हों, थोड़े पावरफुल हों। और वो अगर रिच हैं और पावरफुल हैं, तो आप जानते हो विलेज में जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, फार्मिंग होती है। विलेज में जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग होती है। और फार्मिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस होता है ज़मीन, लैंड। और जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन है, जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड है, वो उतने अच्छे तरीके से फार्मिंग ऑक्यूपेशन को कर पाएगा। तो पूरे पालमपुर में बोलते हैं, जो अगर मैं बोलूँ ये पालमपुर है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ इतना पालमपुर है, पूरा ये ज़मीन का टुकड़ा, ये पूरा पालमपुर है। अब पालमपुर का जो मेजॉरिटी हिस्सा है, मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी ज़मीन है, वो
80, ये जो जिनमें 80 अपर फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ ना, उनकी है। मतलब जो 80 अपर फैमिलीज़ हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ लैंड यानी जो इतनी बड़ा ज़मीन है उसका मेजॉरिटी वाला हिस्सा यानी मैक्सिमम हिस्सा किनके पास है, इन 80 अपर फैमिली क्लासेस के पास है। ठीक है, 450 फैमिली हैं, जिसमें से अपर फैमिली कितनी है, अपर क्लास फैमिली कितनी है, 80 हैं। और ये जो अपर क्लास फैमिली है 80, इन्होंने, अगर मैं ज़मीन के एरिया के बारे में बात करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ लैंड यानी मैक्सिमम ज़मीन इन्हीं की कब्जे में, इन्हीं के पास है। ठीक है, इनके मैक्सिमम ज़मीन के ओनर कौन है, ये अपर क्लास 80 अपर क्लास जो फैमिली, यही लोग हैं। क्लियर है। अपन थोड़ी नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं। पालमपुर में मैंने आपको क्या बताया, 450 फैमिली हैं, उसमें से 80 फैमिली क्या है, अपर क्लास हैं। पालमपुर की अगर मैं 1/3 पॉपुलेशन की बात करूँ, 1/3 पॉपुलेशन 450 का 1/3 होता है 150। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं। तो 150 फैमिली शेड्यूल कास्ट यानी दलित कास्ट को बिलोंग करते हैं। और ये जो दलित कास्ट है, ये देखो क्या लिखा है इसके अंदर, लिव इन कॉर्नर इन मच स्मॉलर हाउसेस। ये पूरे, अगर एक पालमपुर में एरिया की बात करूँ तो ये एक छोटे से कॉर्नर पे रहते हैं। ये जितने भी 1/3 फैमिलीज हैं, ये एक छोटे से, एक तो देखो आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो, जो अपर क्लास फैमिली है वो सिर्फ 80 हैं, पर मैक्सिमम पार्ट उनके पास है। और ये जो 1/3 पार्टी है 150 फैमिलीज हैं, यानी वो अपर क्लास से तो ज़्यादा, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा रह गई, पर रहने के लिए इनके पास कितना है, सिर्फ इतना सा एरिया है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो ये 1/3 फैमिली पॉपुलेशन क्या है, शेड्यूल कास्ट है, और पालमपुर के कॉर्नर में रहते हैं वो लोग। और उनके हाउसेस बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब मड के बने हैं, अपन बोल सकते हैं कच्चे मकान बने हुए हैं, ये हैं। चलो, ये तो अपन ने दलित्स की सिचुएशन के बारे में पढ़ लिया। अब अपन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं कि पालमपुर में किन किन चीज़ों की फैसिलिटीज़ हैं। अब फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो अवेलेबल है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ वहाँ की 450 फैमिलीज़ के लिए अवेलेबल होना सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो सिर्फ उन 450 फैमिली वालों को फ़ायदा नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो प्रोडक्शन सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। अगर वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करी जाएगी तो फैक्ट्री में पावर सप्लाई तो लगती है, इलेक्ट्रिसिटी तो लगती है, और अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है तो यानी वहाँ पर प्रोडक्शन सेटअप हो सकता है। साथ ही साथ वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल भी है। प्राइमरी स्कूल यहाँ पे यानी यहाँ पे जो छोटे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, एंड हाई स्कूल यानी जो 10th क्लास तक स्कूल, तो वो एक पालमपुर विलेज में एक हाई स्कूल भी और एक 2 छोटे प्राइमरी स्कूल भी हैं। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। डिस्पेंसरी किसको बोलते हैं, मेडिकल स्टोर को, वो भी है, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। तो अभी तो अपन विलेज ऑफ पालमपुर को यहीं तक छोड़ते हैं। इसके आगे मैं आपको अभी इस बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। मैं आपको अभी प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में भी बताऊंगा। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, अभी तो आपको ये भी सब पढ़ना है। तो इसका जब मैं सेकेंड पार्ट आएगा उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, फर्स्ट पार्ट में इतना ही इकोनॉमिक्स के। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप वीडियो को कंटिन्यू करें। इस लॉकडाउन के समय भी अपनी एजुकेशन को ना रोकें, एजुकेशन परस्यू करें। 9th क्लास की सोशल साइंस को अपन ने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट किया है। हमें अपनी एजुकेशन रोकनी नहीं है। आप OSR चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, और इस लॉकडाउन जैसे समय भी अपनी जो सबसे मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है जो कि एजुकेशन, उसको अपन कंटिन्यू करें। Okay, thank you so much for giving your time.